नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ पर जो हम कहानियाँ देख रहे थे, उस कहानी में हम देखने वाले हैं आज चिप की दावत कहानी। यह कहानी भीष्म सानी द्वारा लिखित है और यह वृद्ध विमर्श को चित्रित करने वाली भी कहानी है। मध्य वर्ग परिवार में किस प्रकार दिखावा किया जाता है, किस प्रकार दिखावटीपना होता है, यह इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने काफ़ी अच्छी तरह से वर्णित किया हुआ है। और जो महेंद्र श्यामनाथ की जो माँ है, उस माँ के द्वारा वृद्ध विमर्श जो वृद्ध यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वह परिवार में उनका स्थान क्या किस प्रकार होता है, यह भी इसमें बताया हुआ है। खैर, हम कहानी पढ़ते हैं और कहानी पढ़ते समय देखेंगे कि उसमें क्या है, किस प्रकार वह कहानी है, वह सब कुछ हम विस्तार से पूरे लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखेंगे। खैर, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह सब कुछ निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं। आपका मूल्य केवल एक ही है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाकी आपका मूल्य फ़िलहाल तो कोई नहीं है, बाद में रखा जाएगा, ये बात का बाद में सोचेंगे। फ़िलहाल तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो अभी 2025 में महाराष्ट्र सेट पेपर होने वाला है। 2025 महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा का पेड बैच जो है, वह हमने लॉन्च किया हुआ है। वह उसकी जानकारी के लिए वो मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाला है। उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हो और हमें कांटेक्ट करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। खैर, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चिप की दावत थी। यानी किसके घर चिप की दावत थी? श्यामनाथ के घर जो है चिप की दावत थी। चिप कौन है? श्यामनाथ का बॉस है। चिप श्यामनाथ का बॉस है। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने और उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फेरहस्ती हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। यानी चिप आ रहे, बॉस आ रहे। इसलिए श्यामनाथ और श्यामनाथ की पत्नी जो है, वह जो भी सामान है, जो भी नियोजन है, वह कर रहे थे। और उस इतने में जो श्यामनाथ की जो पत्नी है, वह भी क्रीम पाउडर लगाकर अपनी सौंदर्यता को और बढ़ा रही है। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। यानी 5 बजते बजते, कितने बजते बजते तैयारी मुकम्मल हो गई? 5 बजते बजते। कुर्सियाँ, मेज, तीपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंचा गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। यानी ड्रिंक का इंतज़ाम कहाँ पर किया गया? तो बैठक में किया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाए जाने लगा। यानी घर का जो फालतू सामान है, उसका कोई अब फ़िलहाल काम नहीं है। ऐसी चीज़ें जो है, वह अलमारियों में, पलंग के नीचे, उस पर पर्दा डाल दिया जा रहा है। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? यानी वह पुराने सामान यहाँ वहाँ छुपा रहे हैं, तभी उसके सामने ये होता है कि माँ का क्या होगा, यह सवाल उत्पन्न होता है। इस कहानी के नहीं, मैं जो प्रसंग आएगा बाद में, बीच में एक प्रसंग है छोटा सा, वह प्रसंग आने के बाद मेरे साथ वह हादसा हुआ था, वह मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। यानी माँ का क्या होगा, माँ की ओर न ही श्यामनाथ का ध्यान गया था और न ही उनकी कुशल गृहिणी यानी श्यामनाथ की पत्नी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? यानी वह अपनी पत्नी की तरफ श्यामनाथ घूमे और बोले कि माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। यानी वह माँ का क्या होगा, इस बात पर श्यामनाथ की पत्नी कहती कि माँ को अपने पिछवाड़े वाले जो घर के पीछे जो रहने वाली सहेली है इनके वहाँ भेज दो और रात भर वही रह जाए और कल आ जाएगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोच रहे, फिर सिर हिल कर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। किसका? वह उसकी माँ के सहेली का। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी
कोठरी में चली जाए। यानी प्रथम सुझाव क्या दिया था माँ को छुपाने के लिए, तो उनकी पिछवाड़े वाले सहेली के पास जाने का। दूसरा सुझाव श्यामनाथ ने क्या दिया कि माँ को कहे कि जल्दी से खाना खाकर कोठरी में जाकर सो जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। यानी 8 बजे मेहमान आएंगे, इससे पहले भी जो भी खाना पीना है वह खाकर कमरे में कोठरी में जाकर सो जाए। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। यानी वह उनकी पत्नी कहती है कि यदि वह जल्दी सो गई और जल्दी सो जाने के बाद नींद में यदि वह खर्राटे लेने लगी तो ऐसे करके खर्राटे लेने लगी तो, और उसके बाजू में ही बरामदा है, वहाँ बैठकर लोग खाना खा रहे हैं और अंदर से खर्राटों की आवाज़ आ रही है, तो क्या होगा? तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं बैठे रहे, और क्या। यानी माँ को कहूँगा कि आ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, बाहर से ताला लगा दिया जाएगा, और माँ को कहूँगा कि तुम यदि सो जाओगी तो सोने से तुम्हें खर्राटे आ जाएंगे, तो आप जो है सो मत, बैठे रहो। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चलेगा, यानी रात का भोजन कब तक चलेगा। 11-11 बजे तक सो तुम ड्रिंक ही करते रहोगे, यानी 11-11 बजे तक रात के तुम ड्रिंक ही करते रहोगे शराब। श्यामनाथ कुछ चीज़ उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यानी श्यामनाथ बोल रहे हैं अपनी पत्नी से, यह अच्छा खासा अपने भाई के पास जा रही थी, तो तुमने ही अच्छा बनने के लिए इसे रोक दिया। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। यानी और श्यामनाथ की पत्नी कहती कि तुम माँ बेटे के बीच में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, तुम जानो या तुम्हारी माँ जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, यानी यह मौका चर्चा करने का नहीं था, समस्या का हल ढूंढने का था, यानी माँ को छुपाने का। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था, यानी जो कोठरी का दरवाज़ा है वह बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। यानी बरामदे की ओर देखकर बोले, क्योंकि माँ के कोठरी का दरवाज़ा किस ओर खुलता है, बरामदे में खुलता है, और वह देखकर झट से बोले श्यामनाथ कि मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है। सारा काम सुबूते से चल रहा था, यानी वह माँ भी अपनी दुपट्टे से हाथ मुंह छुपा सिर लपेट कर माला जप रही है, और माँ समझ रही कि बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब जो है वह आ रहा है, और इसके स्वागत की, उसके खाने पीने की तैयारी जो है चल रही है। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। तो वह श्यामनाथ कहता है कि माँ को, माँ तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग जो है 7:30 बजे तक आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। यानी वह कहती है कि बेटा आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि मांस मछली बना है तो मैं वह नहीं खाऊंगी। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा, यानी वह श्यामनाथ कहता है कि जो भी हो, मांस मछली नहीं खाओगी, अन्य कौन सा भी जो भी खाना है, कुछ जो भी काम है जल्दी तुम निपटा लो, यानी जल्दी तुम खत्म करो। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे। यानी श्यामनाथ माँ से कह रहा है कि हम सबसे पहले तुम कहाँ पर बैठेंगे, बैठक में, और उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। यानी हम जब बैठक में बैठेंगे तब तक तुम बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। यानी गुसल खाना यानी वॉशरूम की तरफ से तुम बैठक में चली जाना। गुसल खाने की बात और किस कहानी में आई है, पीता कहानी में आई है। जो बड़ा दादा भाई है, वह गुसल खाने में शावर बिताता है। ये पीता कहानी में भी ये बात आई है गुसल खाने की। तो हम जब बरामदे में जाएंगे तो तुम गुसल खाने के रास्ते से बैठक में चली आना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी।
फिर धीरे-धीरे बोली, माँ जो है देखते हुए और धीरे से बोली, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा", ऐसा कुछ तो। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। यानी वह कहता है कि माँ, तुम जल्दी सो मत जाना, कि खर्राटों की आवाज़ जो है काफ़ी दूर तक जाती है, इसलिए तुम जल्दी मत सो। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, यानी माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती, यानी नाक से सांस नहीं लेती और मुंह से सांस लेती है, इसलिए वह खर्राटे आते हैं। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उसकी अधेड़ बूंद खत्म नहीं हुई। जो चिप अचानक उधर आ निकला तो, यानी अचानक चिप साहब बैठक बरामदे में आ गया तो 8-10 मेहमान होंगे। ऐसी अफसर उसकी स्त्रियाँ होगी, यानी 8-10 मेहमान लोग होंगे, उस साथ में अफसरों की पत्नियाँ होगी, स्त्रियाँ होगी। कोई भी घुसल खाने की तरफ जा सकता है, यानी कोई भी वॉशरूम की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो तो। यानी वह एक कुर्सी जो है बाहर बरामदे में रखी और माँ को कहा कि आओ माँ, इधर बैठो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। यानी मैं आपको बताया था कि एक किस्सा मेरे साथ हुआ। एक दिन ऐसे ही शाम के समय में मेरी माँ जो थी, ऐसे कुर्सी पर बैठने के बाद वह ऐसे पैर जो है ऊपर रख कर बैठती थी, और वह देखकर मुझे हंसी आ गई। और बाद में माँ ने कहा, क्यों हंस रहा है, तो मैंने यह कहानी बता दी। और पिछले बार जब हमारा जून का पेपर था, जून का पेपर में पिछली बार मैं जब यह कहानी पढ़ा रहा था, तब मेरी नानी, मेरी माँ, ये सब कुछ बाहर बैठकर कहानी सुन रहे थे, और मैं ऊंची आवाज़ में कहानी पढ़ रहा था और पढ़ा रहा था, ऐसे ही रिकॉर्ड चल रहा था। तो वहाँ सब कुछ सुन रहे थे वो दोनों, और जैसे ही क्लास खत्म हुआ और मैं बाहर आया, तो वो बोलने लगे कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तुम भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे क्या, ऐसे पूछ रहे थे वहाँ। तो वह माँ को बता रहा है कि माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने माँ ने टांगे नीचे उतार ली, यानी पैर नीचे उतार दे। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, यानी माँ को बता रहा है कि खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते नंगे पाँव, यानी पैर में कुछ खड़ाऊ पहन लेना। नहीं वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, यानी जो खड़ाऊ चप्पल पहनकर सामने मत आना, क्यों खड़ बजती है। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही, यानी माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ, यानी वह माँ को पूछ रहा है श्यामनाथ कि कपड़े कौन से पहनोगी माँ, क्योंकि ये वृद्धों के सामने, जो बूढ़े होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो नई पीढ़ी होती है, वो उनको ये करती है। अभी एक हादसा मैंने देखा, हमारे ही आसपास हुआ। एक वृद्ध पिता है एक वृद्ध पिता है, वह अपने बेटे को बोल रहा है कि मेरे कमर में दर्द है, पैरों में दर्द होता है, हमेशा ही होता है, डॉक्टर के पास जाता हूँ फिर भी कम होता है, गोलियां समाप्त होने के तुरंत बाद कुछ दिनों बाद फिर से वह दर्द होता है। तो बेटा क्या कहता है उस पिता को कि उम्र के हिसाब से, उम्र हो गई है, अब आप बूढ़े हो गए हो, तो आपकी वह जो ये है, शरीर की जो एड़िया है, कमर है, पैर है, वह आपने बहुत सारे पहले काम किया है, इसलिए दुख रहा है। ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन वो क्या कहता है बेटा कि उम्र के हिसाब से दुखता है। तो उस वृद्ध के मन को कैसा लगा होगा कि बेटा होकर मुझे ऐसी बात कर रहा है कि उम्र के हिसाब से दुखता होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, एक सकारात्मक स्वरूप, हमें भी पता है, उसे भी पता है, उस वृद्ध इंसान को भी, कि उम्र ढल गई है, उम्र के हिसाब से दर्द हो रहा है, लेकिन कहने वाले ने या उसके बेटे में वैसा नहीं कहना चाहिए। खैर ठीक हो जाएगा, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, हम दवाई बदल कर ले लेंगे, कम हो जाएगा, आप इस उम्र में भी ज़्यादा काम मत करो, ऐसा कहना चाहिए। एक सकारात्मक ये कहना चाहिए, क्योंकि जो पिता अपने बेटे के पास अपना दर्द बताता है और बेटा पढ़ा लिखा होकर भी उस दर्द को न समझकर
उसको दिल में एक चोट करता है और एक दिल में उस पिता के दिल में और एक दर्द और एक चोट देने की कोशिश करता है। यह कहाँ जा रही है हमारी नई पीढ़ी? यहाँ ऐसी घटनाओं को लेकर ही हिंदी साहित्य में क्यों ना हिंदी साहित्य में अन्य मराठी साहित्य में सभी भाषाओं के साहित्य में वृद्ध विमर्श की आवश्यकता जान पड़ी है। खैर छोड़िए, इस प्रकार से ही विमर्श जो है सामने आते रहते हैं। ऐसी समस्याओं को ये करने के लिए, चित्रित करने के लिए, अन्य लोगों को बताने के लिए और उस पर सुझाव ये करने के लिए जो है वह संगोष्ठियाँ रखी जाती है। खैर छोड़िए, हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुँह में रखे, यानी वो माँ के कहता है कि अ, यानी माँ को कहता है कि कपड़े कौन से पहनोगी माँ? और माँ कहती कि जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहनूंगी। यानी माँ कहती कि तुम जो कहो पहनने के लिए मैं वो पहनूंगी। मिस्टर श्यामनाथ मुंह में सिगरेट रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरदीब चाहते थे। घर का सब संचालन अ, अपने अपने हाथों में था, यानी घर का सब संचालन जो था वह श्यामनाथ के हाथों में था। अ, खुटिया कमरों में कहाँ, यानी खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, यानी सब कुछ जो नियोजन है वह श्यामनाथ कर रहा था। श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया, यानी श्यामनाथ के सामने एक चिंता थी, विचार था, चिंता हो रही थी कि यदि उस चीफ की मुलाकात गलती से क्यों न जाने माँ के साथ हो जाए तो हो गई तो क्या होगा, तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ। यानी श्यामनाथ माँ को कौन से कपड़े पहनने का सुझाव देते हैं? सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनने की ये देते हैं, सलाह देते हैं। याद रखिए, पूछा जा सकता है, पहन के आओ तो ज़रा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने लगी, यानी ज़रा पहन कर तो आओ बाहर, मैं देखो कि तुम्हें वो कपड़े कैसे लगते हैं। माँ फिर अपने कमरे में गई, कोठरी में गई और कपड़े पहनने लगी। अ, यह माँ का यह माँ का झमेला ही रहेगा। इन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। यानी श्यामनाथ कहता है अपनी स्त्री से कि कहीं उल्टी सीधी बात हो गई, जो चीफ है, साहब है, वह नाराज़ हो गया तो क्या होगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओर में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही थी, यानी पहले से कुछ कम कुरूप नज़र आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। यानी वह माँ को कहता है कि कोई चूड़ी कंगन हो तो वह भी तुम पहन लेना माँ। चूड़िया कहाँ से लाऊं? यानी माँ कहती है कि चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, चूड़िया कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यानी वह माँ कहती कि चूड़िया कहाँ से लाओ बेटा, सब जो जेवर थे, कंगन थे, वह तुम्हारी पढ़ाई के लिए बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। यानी कौन सा वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा? कि ये तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह जो वाक्य है श्यामनाथ को एक तीर की तरह लग गया। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनका कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह तो नहीं है, कह दो नहीं, यानी सीधा कह दो कि जेवर नहीं है। ऐसा क्यों कहा कि यह सब जेवर जो है तुम्हारी पढ़ाई के लिए बिक गए। जेवर बस, इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या तल्लुक है। तो जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, यानी जो पढ़ाई के लिए जेवर बिके हैं तो कुछ बनकर ही मैं लौटा हूँ। नीरा लड़नूरा तो नहीं लौटा आया, जितना दिया उससे दोगुना ले लेना। यानी जितना तुमने मेरे लिए किया है, कष्ट किया है, उससे तुम 2 गुना लिया हो देना। यानी जो भी तुमने जेवर बेच के मुझे पढ़ाया, उससे मैं कुछ बनकर ही आया हूँ। ऐसे ही नीरा लंडूरा, यानी मैं ऐसे ही नहीं कामा, बेरोजगार होकर तो लौट कर नहीं आया।
मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे ज़ेवर लूँगी। मेरे मुँह से यूँ ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। यानी माँ कहती कि मेरे मुँह से तो यूँ ही निकल गया बेटा, मेरे पास यदि ज़ेवर होते तो मैं लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे, यानी 5:30 यानी 5:30 हुए थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायतें करते गए। माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। यानी तुम आज रोज की तरह उदास मत बैठना माँ, अच्छी खासी मुस्कुराती हुई बैठना। यदि चीप गलती से आ गए तो उनसे हंसकर अच्छी बात करना और जो भी पूछे उसका जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती नहीं, समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। यानी वह कहती है कि मैं न पढ़ी हूँ न लिखी हूँ, ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटा, मैं क्या बात करूँगी। तुम कह देना अपने चीप से, अपने साहब से कि माँ जो है अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं है, तो वह चीप जो है कुछ नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। यानी 7:30 बजे वो आने वाला था चीप, और 7 बज गए हैं, तो माँ को लग रहा है कि वह चिप आ जाएगा, और वह माँ का दिल जो है धक धक करने लगा। वह जो समय की घड़ी है, वह घड़ी नज़दीक आ रही थी चिप आने की। अगर चिप सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। यानी माँ सोच रही है कि यदि वह चिप सामने आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यानी अंग्रेज़ों को दूर से देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कौन टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वही बैठी रही। यानी वह कहती है कि वह पास वाले विधवा सहेली के पास जाकर समय टाल सकते, लेकिन बेटे का हुक्म है कि वहाँ भी नहीं जाना चाहिए, मत जाओ, तो वह हुक्म भी नहीं तोड़ सकती। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। यह कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। यानी वह चिप आ गया है, पार्टी होने लगी है। यदि यह पार्टी का कोई कथन पूछा जाए कहानियों में से, तो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानियां हैं उन सभी कहानियों में पार्टी की बात यदि है तो वह इस चिप की दावत कहानी में है, और वह परिंदे कहानी में भी है। एक मिनट, देखते हैं किसको मेरी याद आ गई। जिसको काम होगा वो बाद में लगाएगा। 70-28 जाने दो। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। यानी जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे ड्रिंक के, उसी रो में बातचीत चल रही थी। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को फिस्की पसंद आई थी। यानी साहब को क्या पसंद आया था, फिस्की पसंद आई थी, जो एक शराब का नाम है। मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे। यानी साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को पर्दे पसंद आए। सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, और सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। यानी साहब को विस्की पसंद आई। विस्की एक शराब का नाम है, शायद, हाँ शराब का ही नाम होगा, शराब का ही नाम है विस्की। और मेम साहब को क्या क्या पसंद आया था, पर्दे पसंद आए थे, सोफ़ा, और उस सोफ़े पर जो डिज़ाइन का कवर था उस डिज़ाइन, सोफ़े के कवर के डिज़ाइन पसंद आए थे। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इसके बढ़कर और क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। यानी साहब को तो वह नशे में लुप्त हो गए और उसको वह कहानियाँ चुटकुले सुना रहे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। यानी जितने ऑफिस में, दफ्तर में जितना वो रुबाब दिखाते थे, यहाँ पर वो उतने ही खुल के बात कर रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने
पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की। जो साहब की पत्नी ने क्या पहना था? काला गाउन पहना था। चिप की दावत कहानी में काला गाउन किसने पहना था? श्यामनाथ की पत्नी ने पहना था, श्यामनाथ की माँ ने पहना था, साहब की माँ ने पहना था। तो साहब की पत्नी ने, साहब की स्त्री यानी साहब की पत्नी ने काला गाउन पहना था। गले में सफ़ेद मोतियों की माला का हार सेट, यानी सफ़ेद मोतियों की माला का हार सेट था। हार सेट यानी जिस कलर का हार है उसी पर मैचिंग होने वाले कर्णफूल होते हैं, कान के फूल, वो सब कुछ रहता है। तो वह सेठ पाउडर की महक से ओत-प्रोत, यानी जो भी पाउडर था, मेकअप था, उसके ओत-प्रोत थी और कमरे में सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। यानी सभी जो देसी महिलाएं थी, यानी हमारी भारतीय महिला थी, वह सभी भारतीय महिला उस साहब की पत्नी की आराधना कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। कौन? वो साहब की चीप की पत्नी। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए, यानी पीते पिलाते कितने बज गए? 10:30, 10:30। ये 7:30 बजे आ गए थे और 7:30 बजे आ गए, समझो आधा घंटा पानी पानी वानी पिया, ये किया। इन्होंने 8 बजे पीना प्रारंभ किया होगा, तो वो 10:30 बजे तक पीने पिलाने की बात हुई। वक्त गुजरते पता ही नहीं न चला, यानी पीते पिलाने में, बातें करने में वक्त, समय कब बीत गया पता नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घुट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। यानी सब लोग जो है आखिर बार जो भी अपने गिलास का आखिरी घूंट जो है वो पिया और खाना खाने के लिए बाहर बैठक में आ गए। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीप और मेहमान, यानी आगे की तरफ जो है श्यामनाथ, ऐसा आगे की तरफ श्यामनाथ है ये यहाँ पर उसके बॉस, यहाँ पर जो सभी लोग ऐसे ऐसे कतार में ये रास्ता दिखा रहा है ऐसा हाथ करके, और सभी लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे चीप और दूसरे मेहमान। बारामती में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए, यानी बारामती में पहुंचे तो श्यामनाथ जो है ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई, यानी जो भी दृश्य देखा बारामती में, देखकर श्यामनाथ की टांगें जो है लड़खड़ाई। और क्षण भर में सारा नशा हिरन हो लगा, यानी सारा नशा हिरन होना, यानी नशा उतर जाना। बारामती में ऐन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो कि त्यों बैठी थी, यानी बारामती में अपनी कोठरी के बाहर माँ जो है कुर्सी पर जो कि त्यों बैठी थी, मगर दोनों पाँव कुर्सी की सीट पर रखे हुए, यानी दोनों पाँव कुर्सी पर रखकर बैठी थी और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रोध हो उठे, यानी देखते ही श्यामनाथ को क्रोध आया, गुस्सा आया। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीप और बाकी मेहमान पास खड़े थे, यानी उसको, श्यामनाथ को गुस्सा है और श्यामनाथ को लगा कि उठाकर धक्का देकर उठाऊं और क्रोध में उसको माँ को कोठरी में धकेल दूं और बंद कर दूं, मगर ऐसा न कर सकते थे क्योंकि चीप और बाकी जो मेहमान थे वहीं पर खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसती, यानी माँ को देखकर जो देसी अफसर, जो भारतीय अफसर की पत्नियां थी, वह हंस पड़ी। इतने में चीप ने धीरे से कहा, पुअर डियर, यानी धीरे से कहा साहब ने, चीप ने, कि पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी, यानी माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहने न बना, यानी सभी लोगों को एकदम देखकर बेटे ने पहले से ही हुक्म दिया था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और वह सब कुछ लोग एकदम सामने आए तो माँ जो है घबरा गई। झट से पला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर काँपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? यानी ये देखो,
श्यामनाथ क्या कह रहे हैं। माँ तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। अभी माँ ने कहना चाहिए यहाँ पर कि तुम्ही ने कहा था कि मत सो। तो ये वह कहता है, श्यामनाथ कहता है कि माँ तुम इतने देर तक क्यों जाग रही हो, जाकर तुम सो क्यों नहीं गई थी। अ, और खिसियाई हुई नज़रों से श्यामनाथ चीप के मुंह की ओर देखने लगा। चीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले नमस्ते, यानी चीप जो है वह मुस्कुराहट थी, खुश हुए थे चीप, और वह खड़े होकर चीप बोले नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए आपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे, यानी नमस्ते कहा तो वो एक हाथ पे ऐसे जो पल्लू था, दुपट्टा था, उसके अंदर से एक हाथ था, और उस ऐसे ही दोनों हाथों के बीच वह दुपट्टा लेकर वह नमस्ते ने हाथ जोड़ा, और श्यामनाथ खिन्न हो उठे। इतने में चीप ने अपना दायां हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे मिलाया, यानी चीप ने कौन सा हाथ आगे आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए माँ को, तो दायां हाथ। तो माँ ने बायां हाथ बढ़ाना चाहिए था, लेकिन माँ ने हाथ मिलाने के लिए माँ का भी घबरा उठा, यानी माँ जो है घबरा उठी, और माँ हाथ मिलाओ, यानी वो श्यामनाथ कहता है कि माँ हाथ मिलाओ, पर हाथ कैसे मिलाती। दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही दाएं हाथ में रख दिया। श्यामनाथ दिल में जल उठे। देसी अप्सरों की स्त्रियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी, यानी देसी अप्सरों की महिला जो भी हमारी भारतीय अप्सर थे, उनकी पत्नियाँ जो है हंस पड़ी। यूँ नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ, यानी दायां हाथ मिलाते हैं तो दायां हाथ ही मिलाओ। मगर तब तक चिप माँ का बायां हाथ ही बराबर हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू हाउ डू यू डू, यानी माँ जो है साहब जो है माँ का जो हाथ है बायां हाथ वही पकड़कर हिलाकर हाउ डू यू डू बोल रहे थे। कहो माँ मैं ठीक हूँ खैरियत से, यानी श्यामनाथ कहती कि कहो माँ मैं ठीक हूँ खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ हाउ डू यू डू, यानी तो श्यामनाथ कहती कि कहो कहो माँ हाउ डू यू डू, यानी तुम कैसे हो। माँ धीरे से सचकुचाते हुए बोली, हुडू डुडू, यानी माँ को अनपढ़ थी, पहले से वृद्ध है तो वो घबराई हुई है, तो वो माँ कहती है कि होडू डुडू, यानी हाउ डू यू डू कहना था, और माँ होडू डुडू, क्योंकि बूढ़ी है, घबराई हुई है, अनपढ़ है, तो ये हो जाता है। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे, यानी साहब जो है चिप जो है वह माँ का हाथ पकड़े हुए थे, और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए अपने से लज जाती है। यानी श्यामनाथ कहने लगे साहब से कि साहब मेरी माँ जो है गांव की रहने वाली है, उम्र भर जो है उसने गांव में ही बिताई है, और आप जो है यहाँ आई है तो आपसे लज जाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, यानी साहब खुश हुए और बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। यानी साहब बोलते कि सच में तुम्हारी माँ गांव की है, तो मुझे गांव के लोग जो है बहुत पसंद है। अब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी, यानी तुम्हारी माँ गांव में रही है तो गांव के जो गीत है, लोकगीत है, और नाच जो है वह भी जानती होगी। चिप खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। यानी श्यामनाथ कहते अपनी माँ से, माँ साहब जो है चिप जो है वह गाना सुनना चाहते, कोई गाना सुनाओ, कोई गीत सुनाओ, पुराना गीत, तुम्हें तो बहुत से याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। यानी माँ बूढ़ी थी, घबराई हुई है, और कहती कि आ, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है, ऐसा कुछ बोलती होगी। वाह माँ, मेहमान कहाँ भी कोई टालता है। यानी फिर श्यामनाथ कहता है कि माँ मेहमान का कहना भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ से कहा, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे, यानी नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा,
तो मुझे क्या आता है, यानी माँ कहती कि मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे क्या आता है। वहाँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, 2 पत्थर अनार दे। यानी वह कहता है कि कोई टप्पे सुनाओ, 2 पत्थर अनार के। ये शामनाथ कहता है। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। यानी माँ कभी बेटे की तरफ देखती, कभी पास खड़ी अपनी बहू की तरफ देखती। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। यानी गंभीर आदेश से कहा, माँ, ऐसा कहा उसने। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्लभ लर लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। कौन सा गीत है? हरियाणी माय हरियाणी भयो, हरिया ते भागी भरिया। यानी माँ ने कौन सा गीत गाया? ये याद रखिए, पूछा जा सकता है। हरियाणी माय हरियाणी भये, हरिया ते भागी भरिया है। ये एक पुराना विवाह गीत है जो माँ ने 2 पंक्तियाँ गाई। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियाँ गा के माँ चुप हो गई। यानी माँ ने 3 पंक्तियाँ गाई और चुप हो गई। बड़ा मदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। यानी साहब जो खुश हुए चुप, और वह तालियां बजाते रहे। शामनाथ की खीस प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी और माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। यानी शामनाथ खुश हो गए। जो भी माँ के प्रति उसमें खिन्नता थी वह मिट गई। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँवों की दस्तकारी क्या है? यानी फिर वो तालियां खत्म हुई और फिर साहब पूछने लगे कि पंजाब के गाँवों की दस्तकारी क्या है? शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, वो बहुत कुछ साहब है। मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। यानी वह शामनाथ कहता है अपने साहब को कि पंजाब के गाँव की बहुत सारी दस्तकारियाँ हैं, मैं उन दस्तकारियों का एक सेट आपको भेंट करूंगा। आप बहुत खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है? यानी वो साहब कहते हैं कि मैं दुकानों के सेटों वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ। पंजाबियों के घरों में क्या वस्तु ये स्त्रियाँ बनाती है, मैं उनकी बात करता हूँ। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियाँ गुड़िया बनाती है और फुलकारियाँ बनाती है। यानी वह कहते हैं शामनाथ कि लड़कियाँ जो है वह गुड़िया बनाती है और फुलकारियाँ बनाती है। यानी ये शामनाथ बोलता है, लड़कियाँ, पंजाब के घरों की लड़कियाँ क्या बनाती है? गुड़िया और फुलकारियाँ बनाती है। याद रखिए, फुलकारी क्या? यानी फुलकारी क्या? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले। यानी शामनाथ वह साहब क्या पूछता कि फुलकारी क्या होती है, फुलकारी किस प्रकार होती है, वह पूछ रहे। तो वह शामनाथ जो है फुलकारी का मतलब समझाने में असफल है, ठीक तरह से वो समझा नहीं पाए। क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? यानी कोई पुरानी फुलकारी घर में है, माँ को पूछ रहा है शामनाथ। माँ चुप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। यानी माँ जो है अंदर गई और अपनी पुरानी जो फुलकारी है वह उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। किसका? फुलकारी का। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। यानी वह कहता है श्यामनाथ की यह पुरानी फुलकारी है साहब, इसका कपड़ा फटा हुआ है, मैं आपको नई बनवा कर दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना देगी दोगी ना? यानी वह माँ को कहता है कि माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद आई है, ऐसी फुलकारी बनाकर तुम दोगी क्या? और माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीमे से बोली। यानी माँ चुप रही और फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? यानी वो माँ कहती है कि अब मेरी नज़र कहाँ है, नज़र कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब को बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। यानी माँ ज़रूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उसके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की
देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहू तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे, यानी आंसू थमते नहीं थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे, यानी आधी रात का समय, लगभग 12 बज गए होंगे। मेहमान जो है खाना खाकर चले गए थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था, यानी जो भी श्यामनाथ की और श्यामनाथ की पत्नी के मन में तनाव था, वह तनाव ढीला पड़ चुका था, मुक्त हो गया था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनखनाने की आवाज़ें आ रही थी, यानी खाना हो गया था तो रसोई में श्यामनाथ की पत्नी शायद प्लेट धो रही है। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा, यानी माँ के कोठरी का, कमरे का दरवाज़ा जो है जोर से खटकने लगा, बजने लगा। माँ दरवाज़ा खोलो, यानी श्यामनाथ कह रहा है कि माँ दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठी बैठी, यानी माँ को लगा कि क्या बात है, अब क्या कहेगा बेटा, कुछ को मुझको डांटेगा तो नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में उठते हैं और वो हड़बड़ा कर, घबरा कर उठ बैठी। क्या क्या मुझसे कोई भूल भूल हो गई? माँ कितनी देर से आपको कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई। यानी वह कहती है, माँ क्या, क्यों बेटा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? और माँ जो है मुझे बाहर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे क्यों नींद आ गई? वह अपने आप को कोसते जा रही थी, क्यों वह ऊँघने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया, यानी वो डर रही है कि मेरा बेटा दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा है, कहीं मुझसे भूल तो नहीं हो गई। बेटे ने तो कहा था कि मत सो, जागते रहो, लेकिन मुझे गलती से नींद आ गई, बैठे बैठे मैं ऊँघ गई और खर्राटे भी ले रही थी। मुझसे क्या गलती हो गई है? ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मेरा बेटा मुझको डांटेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल सोचते सोचते वह थरथराते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे दरवाजे दरवाज़ा खोलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए, यानी खुश होकर आगे आए और माँ को आलिंगन में भर लिया, यानी माँ को गले लगा दिया। ओ मम्मी, ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। यानी वो माँ को गले लगाकर कह रहा है कि ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी, यानी साहब तुमसे बहुत खुश हुआ। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई थी, यानी बूढ़ी माँ है, छोटी सी काया जो है, सूखा हुआ शरीर बेटे के आलिंगन में छुप गया था। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा, बेटा, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। यानी माँ माँ कहती है कि बेटा, मैं तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहजा बंद हो गया और उनकी परेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उन्हीं बाहें माँ के शरीर पर हट गई, यानी माँ को आलिंगन से छोड़ते हुए वह फिर से तनाव में पड़ गए। क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? यानी क्या कहा, तुमने हरिद्वार जाने की इच्छा प्रकट की, यह कौन सा राग तुमने छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। यानी तुम हरिद्वार जाओगी तो दुनिया कहेगी, अन्य लोग कहेंगे कि बेटा जो है माँ को अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए हरिद्वार भेजा। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? यानी वो श्यामनाथ कहता है कि तुम चली जाओगी हरिद्वार तो फुलकारी कौन बनवाएगा? साहब ने तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है, यानी साहब को तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का ये किया है वादा। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। यानी माँ कहती कि मेरी आंखों पर रोशनी जो है कम हो गई है, आप फुलकारी मैं नहीं बना सकती, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। यानी माँ कहती कि तुम कहीं और से फुलकारी ले लेना, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के क्यों चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं सांप खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। यानी बेटा कहता है कि फुलकारी पाकर साहब चीफ जो है खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी, मेरा प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी।
माँ चुप हो गई। फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा? यानी कुछ तेरी तरक्की होगी, तुम्हें तरक्की होगी, क्या साहब ने कुछ कहा? ऐसा कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। यानी वह साहब जाते समय कह कर गए हैं कि जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाएगी तो वह किस प्रकार बनाती है, यह मैं देखने के लिए आऊँगा। जो साहब खुश हो गया, यानी जो साहब जो है जाते समय खुश हो गया। मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफ़सर बन सकता हूँ। यानी वो कहता है शामनाथ कि मुझे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफ़सर भी बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे-धीरे उनका झुर्रियों भरा मुँह खिलने लगा। यानी धीरे-धीरे माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी, आँखों में हल्की-हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। यानी कहती है माँ, तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की क्यों ही हो जाएगी, साहब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं, थोड़े तो मैं बना दूँ बेटा। यानी वो कहता है कि क्यों तरक्की क्यों ना होगी? यानी वो माँ कहती कि तेरी सच में तरक्की होगी बेटा। तो फिर शामनाथ कहते हैं कि सच में क्या? जाते समय वो खुश होकर तो गया है, लेकिन और खुश करूँगा और खुश रखूँगा तो तरक्की हो सकती है, नहीं तो उसकी खिदमत करने वाले उगे उसके आगे पीछे घूमने वाले बहुत कुछ है। तो माँ कहती है कि मैं बना दूँगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूँगी। यानी जिस प्रकार मुझे बनना में आता है वैसा मैं बनाऊँगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। यानी अपने कमरे की ओर जाने निकला सोने के लिए। तो यहाँ पर जो है चिप की दावत कहानी खत्म होती है, समाप्त होती है। इसके बाद की कहानी है सिक्का बदल गया। यह सिक्का बदल गया कहानी हम बाद में देखेंगे। यह सब कुछ जो था निःशुल्क हम पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। इसके और एक बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो परसों के दिन रात में हमने लाइव में परिंदे कहानी पढ़ाना प्रारंभ किया था, और परिंदे कहानी का कुछ अंश हमने पढ़ाया और कुछ अंश बाकी है, और हो सके तो वह मैं रिकॉर्ड वीडियो में ही पढ़ाऊँगा परिंदे कहानी। और अभी जो नाटक इकाई है वह नाटक इकाई लाइव लेने के प्रयास में करूँगा। अवश्य आप लाइव में जुड़िए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपका साथ ही हम आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप भी सफल हो जाइए, हमें भी सफल बनाइए, यही आशा रखते हैं। और यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।